नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज एक जजमेंट हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की लेकर आए हैं आपके समक्ष, जो कि 11 मई 2022 की जजमेंट है। इसमें देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो रिपोर्ट चार्टर अकाउंटेंट देता है किसी भी प्रोसीडिंग्स में, तो वो एक अवार्ड नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, ये चार्टर अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है वो अवार्ड के अंदर नहीं गिनी जाएगी, बल्कि ऑर्डर 26 रूल 11 के तहत की तरह ही कमिश्नर, जैसे कोई कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करती है ऑर्डर 26 रूल 11 के अंदर, तो उसी तरह से जो रिपोर्ट होगी चार्टर अकाउंटेंट की, तो वो उसी रिपोर्ट को उसी कमिश्नर की रिपोर्ट की तरह ही देखा जाएगा। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जो माननीय हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था। मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था। मींस कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ठीक है, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी अफेक्टेड हो गया। तो इस केस में क्या हुआ था, आइए हम उसके थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की 11 मई की जजमेंट है, जो कि हाल ही में आई है। और देखते हैं इसमें क्या था। इसमें एक जो लीगल क्वेश्चन था, देखिए एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1990 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 का आ चुका है, लेकिन 96 से पहले एक आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940 का। तो इसमें यही डिस्कस किया गया, लीगल क्वेश्चन, यही लीगल पॉइंट ये डिस्कस किया गया है कि जो पार्टीज, देखिए क्या लिखा था, लीगल इशू अराइजेस अपॉन द प्रेजेंट अपील इज वेदर द पार्टीज हैड एग्रीड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट or the part there should be referred to be arbitration under section 21 of the arbitration act। तो देखिए यही बात डिस्कस की है कि जो पार्टीज क्या एग्रीड थी, जो सब्जेक्ट मैटर या पार्ट ऑफ द मैटर जो रेफर किया जाता है आर्बिट्रेशन में अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो देखिए क्योंकि फैक्ट्स 96 से पहले के थे, तो इसलिए आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का एप्लीकेबल हुआ। तो देखिए तीन फैक्ट्स क्या थे। 3 सितंबर 1993 जो कि रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म थी, उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो मध्य प्रदेश में एक आस्था जगह है, वहां की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया था। क्या प्रेयर मांगी थी? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल अंडरटेकन बाय देम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 1990 एंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट डेटेड 13 दिसंबर 1991। तो इन्होंने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का, ट्रांसपोर्टेशन का सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए मांगा था कि एक एग्रीमेंट हुआ था प्लेंटिफ के साथ, जो पिटिशनर के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1990 का, और एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुआ था 13 दिसंबर 1991 का, जो कि अब फर्स्ट डिपेंडेंट है यहाँ पे। इस केस में जो फर्स्ट डिपेंडेंट है, मींस जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है उसमें ये फर्स्ट डिपेंडेंट है। तो और इन्होंने बताया कि प्लेंटिफ ने मतलब जो कि प्लेंटिफ थे, जहाँ पे पिटिशनर है, उन्होंने प्रेयर मांगी थी कि जो प्रेयर मांगी थी कि जो ग्रांट ऑफ अमाउंट, प्लेंटिफ ने जो थी ग्रांट ऑफ अमाउंट मांगी थी पेबल टू बाय द डिफेंडेंट एंड अमाउंट स्पेंड बाय द प्लेंटिफ ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डिफेंडेंट्स गुड्स एंड अमाउंट विद इंटरेस्ट 2% के हिसाब से। तो उन्होंने एक प्रेयर मांगी थी। अब उसके जो प्लेंट के जो फैक्ट्स थे उसके बारे में बताया गया कि प्लेंटिफ ने, मींस जो केस फाइल करते हैं उनको प्लेंटिफ कहते हैं, जो सिविल सूट जो फाइल किया गया था वो प्लेंटिफ थे, उन्होंने ट्रांसपोर्टेड कोल था के लिए एक जो है ट्रांसपोर्टेशन की थी, डिलीवरी ऑर्डर्स इशू किए थे जो डिफेंडेंट ने कि आप हमारा जो कोल माइंस है डिफेंडेंट के प्लांट से ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो प्लेंटिफ कहते हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं था कि किस तरह की क्वालिटी या डेफिशिएंसी होगी क्वालिटी ऑफ कोल के ऊपर, और जो प्लेंटिफ ने जो डायरेक्शंस दी उस हिसाब से कोल को लोड किया
कोल माइंस से, जो वेस्टर्न इंडियन कोलफील्ड्स लिमिटेड थी, और जो प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि डिलीवर करना कोर्ट को, जो कोल को डिलीवर करना। और कम्युनिकेशन जो थी 5 जून 1992 की कम्युनिकेशन थी, डिफेंडेंट ने जो डिफेंडेंट थे सिविल सूट में, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि प्लेंटिफ को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए जाएंगे एट द रेट ऑफ 1.42 पैसा पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से, तब तक कि फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता न्यू एग्रीमेंट का। तो ये एक कम्युनिकेशन लेटर था। ऑर्डर कहा कि जब वो ऑर्डर जो होगा फोर्स होगा 6 महीने तक, और प्लेंटिफ ने एक ब्लैंक गारंटी थी, 1 लाख की बैंक गारंटी थी, वो फर्निश्ड की थी 6 महीने के लिए। और फिर डिफेंडेंट ने रिफ्यूज टू पे द ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंडेंट ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने से मना कर दिया एट द रेट ऑफ 1.42 पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। डिफेंडेंट ने, और इसके अलावा डिफेंडेंट ने डिडक्शंस कर दी बिल्स में, और क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टनेज ऑफ द कोड डिलीवर्ड, जो एक्चुअल जो टन कोड डिलीवर किया गया था उसके बेसिस में डिडक्शन कर दी। लेकिन जो प्लेंटिफ ने कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 1% का वेरिएशन था, मींस जो भी सप्लाई करेंगे उसमें 1% वेरिएशन होगा और एग्जम्पशन होगा, जो कि क्वांटम ऑफ गुड्स लोड किया जाएगा कोल माइन से। अकॉर्डिंगली कि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो पेबल होने चाहिए पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि लोड होगा उनकी कॉलोनीज पे, और नॉट द अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट डिलीवर्ड, जो कि डिफेंडेंट कह रहे हैं कि आपने जितना अमाउंट डिलीवर किया उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो, क्योंकि इसमें एक शॉर्टफॉल था 1% का, 1% जो है शॉर्टफॉल अलाउड था। तो फिर इसके बाद ये बताया कि डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल डिडक्शंस कर दी हैं, और कि कहा है कि हाई मॉइस्चर हुआ है, कोल के अंदर काफी ज्यादा नमी है, और इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया उन्होंने, और डिडक्ट भी किया फ्रॉम द बिल्स ऑफ द प्लेंटिफ से। तो इसके बाद सब्सिक्वेंटली एक डिफेंडेंट ने एक टेलीग्राफ भेजा, कहा कि और कॉल सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर प्लेंटिफ ने एक प्लॉट लेना पड़ा, और उसका जितना भी कोल था वहां पर स्टोर करना पड़ा, और उस रेंट के हिसाब से 10,000 रुपए के पर मंथ के हिसाब से रेंट देना पड़ा, और जिसमें सिक्योरिटी एक्सपेंसेस 5,000 थे, जो कि फॉर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर डिफेंडेंट ने सूट को कॉन्टेस्ट किया, चूंकि ये केस तो प्लेंटिफ ने डाला था। डिफेंडेंट ने सूट कॉन्टेस्ट किया और उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट दी और कहा कि एसेंशियल ड्यूटी थी प्लेंटिफ की कि लिफ्ट करे कोल को, और जबकि वो सेटिस्फाइड हो जाए कि कोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, और प्लेंटिफ ने गुड क्वालिटी कोल था, मतलब लिफ्टेड गुड क्वालिटी ऑफ कोल फ्रॉम द कॉलोनीज अगेंस्ट द रिलीज ऑर्डर ऑफ द डिफेंडेंट, बट लेकिन उसके बाद भी डिफेंडेंट ने, मतलब प्लेंटिफ ने पुअर लो क्वालिटी का जो कोल था वो डिलीवर किया डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट को चीट किया, और रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्लेंटिफ के, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि लो क्वालिटी ऑफ द कोल ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर। क्वालिटी ऑफ जो कोल जो है, लो क्वालिटी का जो कोल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें पानी की जो नमी है वो ज्यादा है, और स्टोन एंड डस्ट जो है मिक्स हो गया कोल में। और ट्रक ड्राइवर्स जो थे वो उन्होंने शॉर्ट कर दिया टू, जो ट्रक ड्राइवर्स ने, फिर डिफेंडेंट ने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने पानी का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से कोल का वेट है वो बढ़ गया बिफोर द डिलीवरी। तो देखिए ये सब रिटन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के ऊपर ही बताया है उन्होंने। और फिर उन्होंने बताया कि क्लॉज 4 था एग्रीमेंट का कि जो स्टोरेज था 1% पर ट्रक वाज द मैक्सिमम लिमिट, जो कि शॉर्टेज थी जो कि 1% तक की थी, वो मैक्सिमम लिमिट थी। लेकिन प्लेंटिफ ने क्लेम किया हर पे 1% शॉर्टेज है वो अलाउ हो जानी चाहिए, और कोई डिफरेंस जो है डिस्पैच और डिलीवर्ड के बीच में, डिलीवर्ड वेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा उनकी प्लेंटिफ का था और रिटन स्टेटमेंट था। लीगल पॉइंट पे हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखिए ये सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स बताई थी, फिर क्योंकि 33 पेजेस की जजमेंट है। और फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद जब सूट पेंडिंग था तो फिर प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन फाइल की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, और उन्होंने डिमांड की कि अब एप्लीकेशन की फाइल की, और उन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेटर या कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए। और उन्होंने प्रेयर लिखी कि एक कॉम्पिटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसको, क्योंकि चूंकि सूट पेंडिंग है तो एक कमिश्नर जो है आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए।
और एक चार्टर अकाउंटेंट का जो है ना रिकमेंडेशन दे दी प्लेंटिफ के जो काउंसिल की तरफ से, एक एप्लीकेशन मूव की गई और जो एप्लीकेशन थी वो साइन थी सिर्फ प्लेंटिफ द्वारा और डिफेंडेंट के और उसके सिग्नेचर नहीं थे। और एप्लीकेशन जब फाइल हुई, पहले लिस्ट हुई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में और उन्होंने एक ऑर्डर था वो पास किया। उन्होंने लिखा कि अभी केस तो एविडेंस की स्टेज पे था, लेकिन प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि केस अकाउंट्स जो है वो सेटल किए जाने चाहिए पार्टीज के बीच में और एक वेल एजुकेटेड चार्टर अकाउंटेंट है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए और अगर वो चार्टर अकाउंटेंट को दे दिया जाए तो फिर तो दोनों पार्टीज के बीच में जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा जो है ऑर्डर में लिखा गया है। और फिर उसके बेसिस पे एक चूंकि अपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की तो इसलिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो फीस होगी आर्बिट्रेटर की वो पेबल होगी जो शेड्यूल्ड है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत। अगर आर्बिट्रेटर कोई फीस डिमांड करते हैं तो दोनों पार्टीज को जो है वो फीस देनी होगी बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द मैटर और फाइनल लायबिलिटी जो होगी फीस की वो डिपेंड होगी ऑन द सेटलमेंट ऑफ द फीस ऑफ द केस। तो फिर दोनों के बेसिस पे नोटिस भेज दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अब फिर देखिए आगे क्या हुआ, फिर चार्टर अकाउंटेंट थे उनको अपॉइंट किया गया और लेटर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि आप ये सूट जो है वो पेंडिंग है और आपको अपॉइंट किया गया है एज ए पंच और फिर आप जो है कंडक्ट करेंगे ऑडिट्स की और डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड्स की दोनों पार्टीज के और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो इतनी देर तक आप भेज देंगे। तो ऐसा एक लेटर जो था एक ऑर्डर था वो इशू हुआ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद देखिए फिर जब चार्टर अकाउंटेंट ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि 24 लाख रुपए और 24,03,300 के आसपास का जो है 3,300 का जो है वो ड्यू है और जो कि डिफेंडेंट को देना है और जो अमाउंट था वो इंक्लूड किया गया 9,43,000 का, जिसमें कंप्यूट किया गया था 24% इंटरेस्ट के हिसाब से। डिफरेंट अमाउंट्स था 23 फरवरी 1993 से लेकर 31 मई 1995 तक का और कहा कि प्लेंटिफ को एंटाइटल्ड है 1.42 पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ने अपना ओपिनियन भी दिया कि रिडक्शन ऑफ 1% ट्रक शुड बी फॉलोड, मींस जितना भी लोड होगा उसमें 1% तक का जो रिडक्शन है वो फॉलो किया जाना चाहिए। और कहा कि डिफेंडेंट ने कहा कि और क्लेम था डिफेंडेंट का कि इसमें पानी मॉइस्चर नमी ज़्यादा है और लो क्वालिटी कोल सप्लाई किया वो जस्टिफाइड नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस। और प्लेंटिफ जो है उसको प्लेंटिफ को रेंट भी मिलना चाहिए जो सिक्योरिटी चार्जेस जो उसने लैंड ली थी, उन्होंने लैंड ली थी और क्लियर प्रोविजन जो था जो बट लैक ऑफ द क्लियर प्रोविजन एंड स्पेसिफिक प्रेयर तो कहा कि ये कोर्ट को ही डिसाइड करना है। तो इसके बेसिस पे जो है कोर्ट ने मतलब उसके सामने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट जो थी वो बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स थी जो है वो बताया गया कि प्लेंटिफ एंड अपोजिशन ने टिल 31 मई 1995 तक का जो डाला गया उसमें बेसिस पर रिपोर्ट डाली गई। आगे देखिए फिर आगे बताया कि फिर डिफेंडेंट ने मतलब ये आर्बिट्रेटर ये बताया कि जो कोर्ट ने मेंशन किया कि आर्बिट्रेटर हैज प्रेजेंट हिज रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। अब पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन है और रिपोर्ट के ऊपर वो फाइल कर सकते हैं, वो अपीयर ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले दे शुड अपीयर ऑन नेक्स्ट डेट, अगली डेट तारीख पे वो प्रस्तुत होंगे। डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शंस फाइल की और उन्होंने ये कहा कि जो चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया था वो उसे एज एन आर्बिट्रेटर की तरह देखा जा रहा है सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की तहत, जबकि डिफेंडेंट ने कहा कि वो चार्टर अकाउंटेंट को जो अपॉइंट किया गया था एज ए कमिश्नर के तौर पर किया गया था अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। और फिर बताया कि फर्दर जो ऑब्जेक्शंस थी वो फाइल की गई थी 1 नवंबर 1995 में और जो कि 30 दिन तक का ही टाइम होता है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, जो कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन है। और इसलिए कोर्ट ने जो है उनकी ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया और कहा कि जो चार्टर अकाउंटेंट को था और फिर एक और ऑब्जेक्शन उठाई थी कि चार्टर अकाउंटेंट थे जो कि इन्वॉल्व थे जो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, जो डिफेंडेंट के जो अकाउंट्स थे उनको प्रिपेयर करने के लिए वो इन्वॉल्व थे। तो उस ऑब्जेक्शन को भी कोर्ट ने ओवररूल्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया था एज एन आर्बिट्रेटर और इस स्टेज पे उनकी जब अवार्ड फाइनलिटी की स्टेज पे आ चुका तो इस स्टेज पे चैलेंज नहीं कर सकते डिफेंडेंट
और फिर उसके बाद चूंकि जो ऑब्जेक्शन थी रिजेक्ट कर दी गई, फिर अपील प्रेफर की गई हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड और फिर कहा कि जो मैटर जो था वो रेफर किया गया था आर्बिट्रेशन के तहत, सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत रेफर किया गया। और फिर ये देखिए, फिर इसके बाद बताया गया कि जो ऑब्जेक्शन था वो रिजेक्ट कर दिया गया चार्टर अकाउंटेंट का कि अब उस कहा कि अनफेयर मैनर पे कहना ठीक नहीं होगा। और जो ऑब्जेक्शंस थी वो भी फाइल की गई थी 30 दिन के बाद। तो अब देखिए, अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया सेक्शन 21 जो था आर्बिट्रेशन एक्ट का, उसमें लिखा है पार्टीज टू द सूट मे अप्लाई फॉर द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। और फिर साथ में कहा वेयर इन द सूट फॉर ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड एग्री, देखिए यहाँ वर्ड आगे जरूर आएगा, एग्री that any matter made in difference between them in the suit shall be referred to the arbitration. They may at any time before the judgment is pronounced apply in court for the order of reference. तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 21 यही कहता है कि अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो वो किसी भी समय कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि जो केस को रेफर किया जाए आर्बिट्रेशन में। तो कोर्ट ने कहा कि जो पहली कंडीशन है सेक्शन 21 की वो मस्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वो कहा कि जो पार्टीज जो है मस्ट एग्री इन एनी मैटर डिफरेंस बिटवीन देम, और उसके बाद लिखा है कि ऑल इंटरेस्टिंग पार्टीज मस्ट एग्री एंड अप्लाई टू द कोर्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन द मैटर्स बिटवीन द पार्टीज टू द सूट। तो कुछ सूट को भी पूरा भेजा जा सकता है, या एंटायर सब्जेक्ट मैटर को भी भेजा जा सकता है और पार्शियली भी। एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट मे नॉट बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन, मे नॉट बी रेफर्ड लिखा है आगे। पार्टीज मे एग्री टू ओनली रेफर ए पार्ट, कुछ हिस्सा जो होता है पोर्शन है वो भी भेज सकते हैं डिस्प्यूट के लिए, मतलब आर्बिट्रेशन के लिए, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एग्री जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और एक्सप्रेसिव जब कोर्ट जब एक्सरसाइज करती है अपनी ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। तो इससे जो एग्री का मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग इन द कंसर्न। तो यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया कि मे बी ऑरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे यही इशू उठाया गया, फिर उन्होंने कहा कि court can refers to a dispute subject matter of the suit when parties mutually agree। जब mutually agree होंगे तभी, और there must be a joining or meeting of the minds between the parties to go arbitration in the subject matter। फिर इसके बेसिस पे कुछ केस लॉस थे वो डिस्कस किए हैं, उसका हम आगे नहीं बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पे ये निकल के आया, तो यहाँ पे ये निकल के आया कि आर्बिट्रेशन जो है अल्टरनेटिव होती है एडजुडिकेशन करने के लिए कि एक तरह की प्राइवेट फॉरम के बीच में, ताकि जो पार्टीज हैं वो अपने प्राइवेट फॉर्म में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। रेफरेंस कैन बी मेड और इवन डायरेक्टेड टू द आर्बिट्रेटर ओनली अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग जो मान लीजिए कोई दोनों पार्टीज हैं, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हाँ आर्बिट्रेशन की क्लॉज नहीं डाली गई है, तो ऐसे केस में आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा सकता। लेकिन ये प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यही है कि पहले डिसाइड होना चाहिए, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट की कोई पावर नहीं है और कि रेफर कर सके जो पार्टीज आर्बिट्रेशन नहीं कराना चाहती हैं। तो वर्ड का एग्री का जो मतलब है वो इस कोर्ट इस जजमेंट में काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो इसके बाद यही बताया कि जो एप्लीकेशन थी वो प्लेंटिफ ने मूव की थी, जो कि डिफेंडेंट के सिग्नेचर नहीं थे उसमें, और एप्लीकेशन जो थी वो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर आर्बिट्रेटर की इंक्वायरी कंडक्ट कर सके। और जो तो इसलिए चार्टर अकाउंटेंट का जो कॉम्पिटेंट चार्टर अकाउंटेंट है वो एक्ट एज ए जो पंच या कमिश्नर की तरह रखें और वो अपनी रिपोर्ट दे सके। और फिर कहा गया था कि ट्रांजैक्शन जो थी बिटवीन द पार्टीज जो थी काफी लार्ज नंबर में थी, तो इसलिए जो है चार्टर अकाउंटेंट को ये टास्क दिया जाना चाहिए। तो फिर एप्लीकेशन ने साफ साफ लिख रखा था कि इंक्वायरी जो थी वो दोनों पार्टीज के जो अपॉर्चुनिटी जो हो दोनों पार्टीज के बीच में मतलब हेयरिंग होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और फिर नाम था वो डिसाइड किया गया था। और प्रेयर जो थी एप्लीकेशन में वो था कि पंच और कमिश्नर जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट होंगी वो देंगे आफ्टर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स का ऑडिटिंग करेंगे उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है कि ऐसे में एप्लीकेशन को नहीं समझा जा सकता कि उन्होंने प्रायर एग्रीमेंट कर रखा था कि ये आर्बिट्रेशन के तौर पे कंसीडर किया जाए। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन नहीं थी जो कि रेफरेंस किया जा सके डिस्प्यूट को या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द बल्कि ये एक एप्लीकेशन थी कि एक
रिक्वेस्ट मांगी गई थी कि एक एक्सपर्ट के तौर पे चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाए, जो कि एग्जामिन करे अकाउंट्स को और पेपर्स को और अपनी रिपोर्ट दे, ताकि जिससे कोर्ट को फैसिलिटेट हो, सुविधा मिल सके। और फिर ये इस पूरा जजमेंट में डिस्कस करके आया। फिर देखिए लास्ट में हम चलते हैं, इसमें क्या था, लेंथ, जजमेंट काफी लेंथी है, सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया। कोर्ट ने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, यहाँ पर ये निकल के आया कि स्कोप ऑफ फंक्शन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्डर 26 रूल 9 और 11 के बीच में बताया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर जब भी कोई पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए भेजे, सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर भेजे, लेकिन अगर कोई डिफरेंस और डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में, क्वासी जुडिशियल है, तो कमिश्नर जो है मे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट जो है, कमिश्नर जो है, कोर्ट है वो कमिश्नर को अपॉइंट करती है, और जो अपॉइंटमेंट होगी वो दोनों पार्टीज की कंसेंट पे होगी। यहाँ पर जो कि प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और रिक्वायरमेंट होनी बहुत जरूरी है अगर आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए, और ये जरूरी, और इज नॉट नेसेसरी व्हेन कोर्ट्स डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर। अगर कमिश्नर अपॉइंट करती है तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की पूरी डायरेक्शन देते हुए कोर्ट ने फिर कहा कि ऑर्डर 26 में पावर होती है कोर्ट की, वो अपॉइंट करे कमिश्नर को और इन्वेस्टिगेट करे और फिर प्रॉपर जो है मैटर को डिसॉल्व करने में हेल्प करे। तो अंडर ऑर्डर 26 रूल 11 में कोर्ट के पास पावर है कमीशन को अपॉइंट करने की और एग्जामिनेशन करने के लिए अकाउंट्स को, और अगर लगता है किसी पर्सन को कि एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट की जरूरत है तो पर्सन जो है वो कमिश्नर को अपॉइंट की जाती है। तो इस केस में यही चीज हुई। उसने कोर्ट ने कहा कि जो चार्टर अकाउंटेंट थे उन्होंने सिर्फ एक रिपोर्ट दी थी, इस ग्राउंड्स पे उनकी जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को नहीं ट्रीट किया जा सकता है। और फिर कहा कि however he forget his jurisdiction was limited to checking and verifying accounts or not deciding by the issue beyond the accounts on the issue of the question referred above। तो इस ग्राउंड्स पे देखते हुए जो हाई कोर्ट की ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया, जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपहल्ट कर दिया था और कहा कि जो रिपोर्ट और चार्टर अकाउंटेंट थी वो एक अवार्ड नहीं थी, बल्कि एक कमिश्नर की रिपोर्ट को की तरह अपॉइंट करती है, जैसे कमिश्नर उस तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए ऑर्डर 26 रूल 11 के तहत। ऑब्जेक्शन जो थी वो फाइंडिंग्स की अगर जो थी दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही ट्रायल जो होगा, बोथ साइड ट्रायल विल बी प्रोसीडेड, ट्रायल को चालू रखा जाएगा एज पर द लॉ। कोर्ट ने कहा कि हमारी ऑब्जर्वेशन से जज में जो डिस्पोजल ऑफ द अपील में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इसलिए इस ऑर्डर थे हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दिया। तो देखिए यही कंक्लूजन निकल के आया कि जब तक प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं होगा दोनों पार्टीज के बीच में, तो तब तक जो है वो कोर्ट जो है वो यही समझेगी कि ये एक आर्बिट्रल अवार्ड नहीं था बल्कि एक कमिश्नर की रिपोर्ट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।